नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। हम लोग उत्तराखंड पेपर के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हमने 2019 का पेपर देख लिया था, 2016 का पेपर देख लिया था और 2015 का पेपर देख लिया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर की। 2014 का क्वेश्चन पेपर है ये, उत्तराखंड सिविल जज के पेपर में आया था ये सारे क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और हाँ, देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको 2019 और 2016 और 15 में कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो रिपीट हुए हैं। आप उनको खुद देख सकते हैं, वीडियोस को में जाकर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसलिए जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये लास्ट टाइम बचा है तो आप रिविज़न चल रहा होगा, आप लास्ट ईयर के पेपर देख रहे होंगे, तो ये मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या फिर ऐसा मटेरियल नहीं है जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल पाए, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे जो आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को तैयार किया था। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, शायद ये 2016 या 19 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि साक्ष्य अधिनियम का जो विधेयक था वो किसने तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, ये सर जेम्स स्टीफन के द्वारा तैयार किया गया था। इसके पहले ये सर हेनरी मैन ने तैयार किया था इसको 1868 में। एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन वो असंतोष था, मतलब पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए देश की आवश्यकता के अनुसार फिर उसको 2 वर्षों के बाद में फिर से एक नया बिल बनाया गया, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं। और इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, तो 168 इसमें धाराएं हैं। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो जेम्स स्टीफन के द्वारा। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। साक्ष्य अधिनियम का विधेयक किसने तैयार किया, सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस जेस्टे से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मतलब इसमें बताना आपको कि किस सेक्शन में रेस जेस्टे का जो ये सिद्धांत है किस सेक्शन में है। जो कि तथ्य उसी संव्यवहार के अंग हो जो विवादक तथ्य हैं, ये किस सिद्धांत में। यह आपको एक स्टेटमेंट है, किस सेक्शन में दिया वो बताना है कि रेस जेस्टे से तात्पर्य है जो तथ्य उसी संव्यवहार के अंग हो जो विवादक तथ्य हैं। किस धारा में है ये, तो ये है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 6 में। धारा 6 में दिया गया है जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग में हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समय या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। तो ये धारा 6 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में वर्णित है। ये जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है ये कहाँ पर वर्णित है। पूर्व न्याय के सिद्धांत को हम रेस जुडिकेटा भी बोलते हैं, और रेस जुडिकेटा जो है ये धारा 40 में है। ऑप्शन बी है इसका उत्तर। धारा 40 में उन निर्णय के बारे में बताया है जो रेस जुडिकेटा से संबंधित है या फिर पूर्व निर्णय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कथन बोल दिया है और उसको फिर द्वारा वो उससे मुकर नहीं सकता, इससे इनकार नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा नहीं बोला या मैंने ऐसा नहीं किया, तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं विबंधन का सिद्धांत। और ये विबंधन का सिद्धांत किस सेक्शन में है, ये है धारा 115 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन सही सुमेलित है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए बताना कौन सा इसमें सही है। तो सबूत का भार, ये सबूत का भार धारा 101 में है, ये बिल्कुल सही है। दहेज मृत्यु, ये दहेज मृत्यु जो है 122 में नहीं है। मूक साक्ष्य, ये मूक साक्ष्य 107 में भी नहीं है, और सह अपराधी 119 में नहीं है। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सबूत का भार 101 में ही है। दहेज मृत्यु देखते हैं तो दहेज मृत्यु 113 बी में है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन तो लास्ट 3 पेपर में आया हुआ है। दहेज मृत्यु कहाँ पर है, मतलब दहेज मृत्यु की उपधारणा का सिद्धांत ये कहाँ पर है, तो धारा 113 बी में है। मूक साक्षी ये 107 में नहीं है, ये 119 में है। और सह अपराधी, ये सह अपराधी वाला क्वेश्चन भी आया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। ये सह अपराधी जो है वो 133 में है, सेक्शन 133 में। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शिनाख्त परेड संबंधित नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विहित है। ये जो शिनाख्त परेड है ये किस सेक्शन में है, शिनाख्त परेड, तो
तो ये दिया गया है धारा 9 में। शनाख्त परेड के जो प्रावधान है धारा 9 में दिए गए हैं। और इसके अलावा धारा 19 में अगर हम देखें तो धारा 19 में संस्वीकृति वाला चैप्टर है, वो संस्वीकृति वाला, स्वीकृति है, संस्कृति जो है ये एडमिशन वाला। और धारा 29 में देखें तो धारा 29 में गुप्त रखने के वचन है। और धारा 39 में देखें तो इसमें एक ऐसा कथन आता है जिसका अंश साबित किया जा सकता है, उसके बारे में प्रावधान है। और धारा 19 में आपको बता दिया स्वीकृति के बारे में है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नहीं होगा, शनाख्त परेड धारा 9 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 किससे संबंधित है? तो 74 में क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 74 में लोक दस्तावेज है, पहले भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन लोक दस्तावेज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की धर्मस्थता की अवधारणा कहाँ पर दी गई है? तो ये दी गई है धारा 112 में। ए है इसका उत्तर, धारा 112 है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न जो उत्तर इंगित करता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो उत्तर इंगित करे उसको सूचक प्रश्न कहते हैं। और सूचक प्रश्न कहाँ पर है? सेक्शन 141 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबित नहीं हुआ से क्या तात्पर्य है? ये साबित नहीं हुआ है, ये डेफिनेशन किस में है? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसमें दिया गया है। साबित नहीं हुआ है, इससे क्या मतलब है? तो इससे ये मतलब होता है कि ऐसी कोई भी तथ्य जो ना तो साबित ही हुआ है और ना तो ना साबित ही हुआ है। तो सी है इसका आंसर, कि साबित नहीं हुआ का मतलब कि यह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है। सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबूत परिणाम है। सबूत किस चीज़ का परिणाम है? तो सबूत जो है वो साक्ष्य का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता, यह कथन किस मामले में आया था? ये स्टेटमेंट किस वाद से संबंधित है? तो ये था हर प्रसाद बनाम शिवदयाल, 1876 का वाद है ये। इससे संबंधित है कि न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ख ने बताया कि ए ने वह का कत्ल किया है? इस चीज़ को क्या कहता है? तो यहाँ पर ये क्या होगा? तो ये यहाँ पर जो होगा अनुश्रुत साक्ष्य होगा, क्योंकि ये ख ने सुना है, क ने कहा और ख ने किसी को बताया कि ए ने वह का कत्ल किया है। अगला क्वेश्चन है, ये अनुश्रुत साक्ष्य होगा, कहा सुना जो होता है। अगला है, एक सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, यह भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो ये आईपीसी में कहाँ दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में है ये। तो एविडेंस एक्ट में दिया गया है 133 में। मैंने अभी आपको बताया था सह अपराधी कहाँ पर है, 133 में भी मैचिंग वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, सह अपराधी ये 133 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? इसमें से कौन है लोक दस्तावेज नहीं? इसकी पूरी एक लिस्ट है, आप देख लेना उसमें कौन लोक दस्तावेज होंगे कौन नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बना है और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में भी ये पूछा गया है, बल्कि एपीओ के पेपर में भी आता है ये। ठीक है, तो कौन है इसमें से लोक दस्तावेज नहीं है? तो इसमें सही उत्तर देखते हैं, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख, या फिर बी पंजीकृत विक्रय विलेख, या सी एक उच्च न्यायालय का निर्णय, या डी एक सिविल न्यायालय का निर्णय। तो ये जो निर्णय होते हैं ये तो लोक दस्तावेज होते हैं, और ये पंजीकृत विक्रय लेख भी लोक दस्तावेज है। एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख ये जो है एक लोक दस्तावेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है? विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो वैवाहिक संसूचना ये विशेषाधिकार संसूचना है, और पितृत्व संसूचना भी एक विशेषाधिकार संसूचना है। लेकिन जो ये व्यावसायिक संसूचना है ये सही नहीं है, बल्कि ये भी सही है। इसकी टोटल 5 संसूचनाएं हैं जो कि विशेषाधिकार रखती है। देखते हैं हम इसको इस लिस्ट में। विवाह के दौरान संसूचना 122 में है, राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य 123 में है, शासकीय संसूचना 124 में है, अपराधों के बारे में संसूचना 125 में है, और वृत्तिक संसूचना 126 में है। ये देख लेना, टोटल 5 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये विशेषाधिकार प्राप्त की हुई संसूचना है। इसके अलावा व्यावसायिक संसूचना ये कुछ नहीं है। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन साक्ष्य को अपनी स्मृति ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? तो स्मृति ताज़ा करने का अधिकार देखें किस सेक्शन में है, तो ये है ऑप्शन बी, 159 में है स्मृति ताज़ा करना, 159 में। बाकी देखते हैं हम 158 में क्या है, तो 158 में है
ये साबित कथन के बारे में है, जो कथन 32 और 33 के अधीन सुसंगत है उनकी बात करेगा। 159 बता दिया, स्मृति ताज़ा करना है। 160 ये 159 में जो वर्णित दस्तावेज हैं उनके तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, और 162 में है दस्तावेजों को पेश किया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करता है। किस सेक्शन में है? तो ये है 136 सेक्शन में है कि न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। 54 देखते हैं, तो 54 में है इतर होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुरा शील सुसंगत नहीं है। ठीक है। और 148 में देखें तो न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा। 136 बता दिया, न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। और 23 में क्या है? ये सिविल मामलों के बारे में संस्वीकृतियाँ हैं कि सिविल मामलों में कब संस्वीकृतियाँ सुसंगत होंगी। अगला प्रश्न है, जिस तथ्य को साबित करना है उसे क्या कहते हैं? जिस तथ्य को साबित किया जाना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम फैक्टम प्रोवेंडम, ऑप्शन बी। जिसको साबित किया जाना हो उसे फैक्टम प्रोवेंडम। अगला प्रश्न है, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र क्या है? न्यायालय को जो दिया गया शपथ पत्र होता है वह साक्ष्य नहीं होता। शपथ पत्र साक्ष्य नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सीपीसी के कुछ क्वेश्चन है ये। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वादों को संस्थगित करने से संबंधित है? तो इसमें है धारा 26। ये वादों को संस्थित करने से संबंधित है, धारा 26 का क्लॉज 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? इसमें से कौन है जो सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा? तो पूजा से संबंधित अधिकारों के वाद, ठीक है। केवल धार्मिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले वाद, केवल तो नहीं आना चाहिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। और भाटक के लिए वाद, वंशागत पद के अधिकार का वाद। केवल धार्मिक अधिकारों की बात नहीं करता है, सबकी बात करता है, तो बी है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, देहरादून में निवास करने वाला ए लखनऊ में बै को पीटता है। बै ए पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद ला सकता है। तो आपको बताना है कि वो इनमें से कहाँ पर वाद ला सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो लखनऊ या देहरादून किसी में भी वाद ला सकता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीसी की धाराएं संशोधित की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा। सीपीसी में अगर कोई भी संशोधन करना है तो संसद उसमें संशोधन करेगी। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग सीपीसी के अधीन किया जा सकता है। तो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग सीपीसी के अधीन किया जा सकता है, ये न्याय के उद्देश्य के लिए या न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए। ए उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीसी के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना देने का प्रावधान का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 80। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अंतर्गत निम्न मामलों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। इसमें से किस मामले में न्यायालय जो है कमीशन जारी नहीं करेगा? तो सही उत्तर है एक डिक्री के निष्पादन हेतु, डी है। एक डिक्री के निष्पादन हेतु न्यायालय जो है कमीशन जारी नहीं कर सकता है। अगर इसकी लिस्ट देखें हम तो देखते हैं कहाँ कहाँ कर सकता है। तो सीपीसी के अनुसार देखें हम, धारा 75 के अनुसार न्यायालय इन मामलों में कमीशन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा और उनका संयोजन करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, विभाजन के लिए, कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र या प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लंबित करने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है, और अन्य किसी अनुसूचकीय कार्य के लिए। तो सही उत्तर क्या था इसका? एक डिक्री के निष्पादन हेतु न्यायालय जो है कमीशन जारी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय की जा सकती है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, वचन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिक्री निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? सही उत्तर क्या होगा? यह है ऑप्शन बी, धारा 56 में है ये। अगला है, सीपीसी के अधीन डिक्री निष्पादन की जा सकती है किसके द्वारा? तो डिक्री निष्पादन की जा सकती है या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन करने के लिए भेजी गई हो। डी है सही उत्तर, धारा 38 के अनुसार।
अगला है, क्या विदेशी न्यायालय में किसी सिविल वाद का लंबित होना उसी वाद पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में न्यायालयों को प्रवर्तित कर सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? नहीं कर सकता है, बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अंत्यकालीन लाभ सीपीसी की निम्न किस धाराओं में परिभाषित है? अंत्यकालीन लाभ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया था। सही उत्तर होगा इसका 212 में। 24 में है जिला की डेफिनेशन, 28 में है न्यायाधीश, 212 में है अंतकालीन लाभ और 214 में है आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा में खुला न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहां जनता की पहुंच हो? किस सेक्शन में है? तो ये है 153 बी में, बी आंसर है। 153 बी में है कि खुला जो विचारण है वो खुले न्यायालय में होना चाहिए और जहाँ पर जनता पहुँच सके, 153 बी में। अगला क्वेश्चन, सीपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन बी, धारा 89 में। अगला प्रश्न है, सीपीसी के निम्नलिखित किस संशोधन के द्वारा संक्षिप्त विचारण को बहुत व्यापक बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सीपीसी संशोधन अधिनियम 1976, सी है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक राजदूत पर वाद लाया जा सकता है? किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो ये सेक्शन है सेक्शन 86, इसमें जो है किसी राजदूत पर वाद लाया जा सकता है। 86 क्या बताता है कि किसी विदेशी राज्य के कोई शासक हो, विदेशी राज्य का कोई भी राजदूत हो या दूत हो, कॉमनवेल्थ देश का कोई भी उच्चायुक्त हो या फिर विदेशी राज्य के कोई भी कर्मचारी, तो इन पर जो है वाद लाया सकता है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास का वाद इनमें से किससे संबंधित था? तो ये था अंतरिम व्यादेश से संबंधित, सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायालय वाद पत्र को कब नामंजूर कर सकता है? कब करेगा? तो जहां वादी नियम 9 का अनुपालन नहीं करता, सही बात है। जहां वाद विधि द्वारा वादित हो, ठीक है। जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी कंडीशन में जो है एक न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देखते हैं, राजस्व न्यायालय, ये धारा 5 में है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय धारा 7 में है। न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 6 में है और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय धारा 8 में है। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सीपीसी के आदेश 39 नियम 6 से 10 तक क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतर्वर्ती आदेश। अगला है, सीपीसी की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चयक नहीं है? तो इसमें से क्या निर्णय निश्चयक नहीं होगा? गुणागुण के बिना दिया गया, भारतीय विधि के भंग पर आधारित दिया गया निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया निर्णय। तो सही उत्तर डी होगा। अगला है, सीपीसी के अंतराभिचारी वाद से संबंधित नियम निम्नलिखित में से किस आदेश में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदेश 35 में। आदेश 35 में अंतराभिचारी वाद, 50 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, 55 में सीपीसी में केवल 51 आदेश हैं और आदेश 41 रिसीवरों की नियुक्ति। सर लॉरेंस जेनकिंस ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह संप्रेषित किया कि प्राण न्याय का नियम जो है यद्यपि कि पूर्व निर्णय पर आधारित है, उस प्रज्ञान पर आदेशित है जो सर्वकालिक है? किस वाद से संबंधित है? तो ये है स्योपर्सन नाम रामनंद सिंह। अभिवचन का सार क्या है? तथ्यों का अभिवचन करें और विधि का नहीं, ये है अभिवचन का सार। आदेश 6 में है ये। चार नियम है इसके। आगे टीपी के कुछ क्वेश्चन है। टीपीए की निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि मात्र वाद लाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता? ये दिया गया है
सेक्शन 6 में। धारा 6 में क्या दिया गया है? ऐसी चीज़ें जो अंतरित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, मतलब क्या अंतरित नहीं किया सकता, धारा 6 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावे हैं? तो अनुयोज्य दावे कौन है? धारा 3 में इसकी डेफिनेशन है। अनुयोज्य दावे में से क्या नहीं होगा? तो सही उत्तर है इसका डी। 1 और 2 अनुयोज्य दावा नहीं है, यानी कि भागीदारी के अंश और डिग्री, ये अनुयोज्य दावा नहीं है। इसके अलावा किराए के बकाया के लिए दावा और संविदा भंग हेतु नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार, ये अनुयोज्य दावा है। नेक्स्ट है, जमीन से जुड़ी कोई वस्तु अचल मानी जानी लायक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से किस एक पर आधारित है? तो ये किस चीज़ पर आधारित है? ये है जुड़ाव की मात्रा और रीति से संबंधित है और जुड़ाव के उद्देश्य से। बिल्कुल, उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, तो डी है इसका उत्तर, डी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असंपत्ति का अंतरण स हेतु न्यास के रूप में बै को करता है और बै को निर्देश देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा स को तब देगा जब स 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। संपत्ति में यह का हित बताना क्या है? तो यहाँ पर उसका निहित हित है, ये धारा 19 में है निहित हित। अगला प्रश्न है, यदि एक संपत्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया जाता है कि उसमें अंतरित के लाभार्थ सृजित हित उसके दिवालिया होने पर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी शर्त संपत्ति अंतरण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस धारा में शून्य है? किस सेक्शन में है ये? सेक्शन 12। अगला है, ख को कै एक खेत ख की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित कर देता है कि ख और उसके वंशजों के कै के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। कै के जीवन काल में ख अपने वंशज छोड़े बिना ही मर जाता है, क्या कै खेत वापस ले सकता है? बताओ। बिल्कुल ले सकता है, सही उत्तर ए है। नेक्स्ट है, अंतरक के ऋणदाताओं को पराजित या विलंबित करने के आशय से किया गया अचल संपत्ति का प्रत्येक अंतरण यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर है ऐसे ऋणदाता के विकल्प पर शून्यकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक अवयस्क संपत्ति का अंतरण कर सकता है? नहीं कर सकता, संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, सही है। अपने पक्ष के में संपत्ति का अंतरण स्वीकार कर सकता है, ये भी सही है, तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मोचक बंधक का दल, इसमें से किसका संप्रेषण था? किसने कही थी बात? ये तो मोचक बंधक का दल, ये स्टेटमेंट था लॉर्ड हॉल्सबरी का। अगला है, टीपीए की निम्नलिखित में से किस धारा में दृश्यमान स्वामी, दृश्यमान स्वामी ये कहाँ पर है? सेक्शन है 41 में। अगला क्वेश्चन है, टीपीए के निम्न में से किस धारा में प्रावधान है कि जब क्रमबंधन और अभिदान में विरोध हो तो क्रमबंधन अभिभावी होगा? किस सेक्शन में है ये? ये दिया गया है सेक्शन 82 में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम ILR कल 1843 निम्नलिखित में से किस पर निदेशकवाद है? इसमें से बताना है किससे संबंधित है ये वाद? तो ये संबंधित है संचय हेतु निर्देश से। संचय का सिद्धांत ये धारा 35 में है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण किए जाने की दिशा में निम्न में से कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होता? तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम, पूर्विक हित की असफलता पर अंतरण का प्रभावी होना, संचय हेतु निर्देश, ये तीनों ही जो है निर्बंधन लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, टीपीए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा? सर्वत्र अदाता 128 में है, ठीक है। भागी पालन का सिद्धांत 53 है, ये भी ठीक है। पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन 65, ये गलत है, 56 में है ये। बंधकदार का पूर्वबंधन व विक्रय अधिकार 67, ये भी सही है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी सही उत्तर है इसका। अगला है, निम्नलिखित वाद में से बताना है आपको ये किस विषय से संबंधित है?
गोपाल बनाम परशोत्तम, स्टेनले बनाम वाइल्ड, केदारलाल बनाम हरीलाल, अली हुसैन बनाम नीला कंदन। ये किससे संबंधित वाद है? तो यह है बंधक से संबंधित वाद है सारे। सी उत्तर है इसका। नेक्स्ट है टीपीए के निम्नलिखित में से किस धारा में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? तो ये कहाँ पर है, किस सेक्शन में है ये? तो ये दिया गया है धारा 7 में, बी है इसका उत्तर। अगला है नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में अंग्रेजी बंधक को परिभाषित किया गया है? इसका पूरा सीक्वेंस है, आप उसको भी याद रख लेना। बंधक भी कई तरह के हैं, तो इसमें अंग्रेजी बंधक जो है वो 58 अड़ा में है, सॉरी ये देखिए इसका पूरा है। 58A में जो है बंधक करता है, इन सब की परिभाषा है। 58B में जो है सादा बंधक है। 58C में सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक है। 58D में भोग बंधक, और ई में जो है हक विलेख के निषेध द्वारा बंधक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता? शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू इसमें से जो नहीं होगा, चल संपत्ति, पूर्व कार्यों पर या फिर अचल संपत्ति पर, उपरोक्त सभी पर। देखिए जो शाश्वतता का जो नियम है इन पर लागू होता है, तो इसलिए इसका इस पे स्टार लगा हुआ क्योंकि इन सब पर लागू होता है। ठीक है। अगला है धन का विनिमय संबंधी प्रावधान संपत्ति अधिनियम। ये जो अधिनियम है इसमें किस धारा में है, किस सेक्शन में दिया हुआ है धन का विनिमय संबंधी प्रावधान? ये दिया गया है धारा 121 में। अगला है टीपीए के निम्नलिखित में से किस धारा में समूह में पट्टे का वर्णन दिया गया है? पट्टा कहाँ पर परिभाषित है? 105 से 117 तक पट्टा है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया सकता है? अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण अगर देखें तो ये दिया गया है धारा 13 में। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। 2014 के कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ये उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर समझ में आए होंगे। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।